अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो माउस से माउस और जब मैं बात कर रहा हूँ नचिकेत की बात करेंगे, उसके बाद प्रवीण जी का जो कनेक्शन रहेगा उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा लगता है। तो प्रवीण जी, अगर आपको लगता है कि आप फ्रीज हो गए हैं या पूरे तारे फ्रीज हो गए हैं, तो आप रोक के यू कैन टेक अ पॉज and wait for the video to come back. Okay. And got it. then you can. Okay. So 1 minute away, अभी आपको presentation mode पे लेके आ सकते हैं। तो ऑन ये है हाँ, ये क्या करना पड़ेगा? तो करके जरूरत नहीं तो प्रेजेंटेशन भी आना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे। कुछ ऑनर का स्टार्ट हो गया। Ready to pair. Paired. करो 1 सेकंड। सीमा जी Yes, sir. हाँ yes sir. सीमा जी आप सुन पा रहे हैं ना? Yes sir. हम लोग स्टार्ट करेंगे, शुरू कर सकते हैं। सीमा जी आप हमें सुन पा रहे हैं? Yes sir, सुन पा रही हूँ। हाँ, तो आप शुरू कर सकते हैं। It is 4-1 and then we are Yes sir. मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो? I think मेरी आवाज सभी को आ रही है। Yes, Seema ji, you are loud and clear. Yes sir, thank you. Good afternoon सभी को। नमस्कार, मैं सीमा चौहान आप सभी का ली संवाद के 7वें सत्र में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह मंच आपकी भागीदारी और सहयोग से लगातार मजबूत होता जा रहा है। आज समय निकालकर यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति न केवल इस मंच की शोभा बढ़ाती है, बल्कि लिस्ट सॉफ्टवेयर और इसके सम्मानित ग्राहकों के बीच के रिश्ते को और मजबूत करती है। आज का सत्र उत्साहजनक, प्रेरक और ज्ञानवर्धक होने का वादा करता है। हमने एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है जो लिस्ट सॉफ्टवेयर के प्रगतिशील यात्रा और हमारे साथ मिलकर हासिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण लक्ष्यों को दर्शाता है। आपको एक समृद्ध अनुभव की उम्मीद करनी चाहिए। सत्र की शुरुआत में हमारे सीईओ श्री गिरीश बनगनूर जी पिछले महीने की प्रमुख उपलब्धियों और अपडेट्स पर प्रकाश डालेंगे, जो उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। साथ ही आने वाले महीने की योजनाएं की जानकारी भी देंगे, ताकि हमारी यात्रा की हर महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचे। यह सत्र और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स शामिल है जो हमारी साझेदारी और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
इसके साथ ही आज के सत्र में एक सरप्राइज भी है जो इस आयोजन को और खास बना देगा, इसलिए अंत तक आप जुड़े रहे। आज का महत्वपूर्ण विषय क्लाउड कंसेप्ट और बेनिफिट्स के बारे में हमारे सहयोगी श्री वैभव देशपांडे जी आपको डिटेल्स में बताएंगे। श्री वैभव देशपांडे जी का क्लाउड कंसेप्ट में बहुत बढ़िया योगदान रहा है। आज के हमारे सम्मानीय वक्ता श्री प्रवीण एवी जी से परिचित कराते हुए खुशी महसूस कर रही हूँ। प्रवीण जी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर ऑपरेशन और क्लाउड सॉल्यूशन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। वे क्लाउड माइग्रेशन और डिजास्टर रिकवरी जैसे जटिल प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लीड कर चुके हैं। उनके पास VMware और Veeam जैसे आधुनिक टूल्स और टेक्नोलॉजीज का गहरा ज्ञान है। अंत में सत्र के समाप्ति पर नाशिकर जी धन्यवाद भाषण देंगे और आपके सहयोग के लिए आभार प्रकट करेंगे। एक बार फिर यहाँ आने और लिस संवाद के मंच को सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए इस सत्र को हम और यादगार बनाए। अब हमारे CEO गिरी सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग हमें देख पा रहे हैं और हमें सुन पा रहे हैं। हेलो, Yes, Hello. Girish ji. Yes, you are loud and clear. थैंक यू। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद कि आप सभी लोग ने अपना टाइम निकाला है और संवाद के इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे कि हर संवाद में हमारा रहता है कि हम पिछले महीने जो भी एक्टिविटीज किए हैं और आगे वाले महीने में हम जो काम करने वाले हैं इसके बारे में मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को आप तक पहुंचाना। तो मैं आज भी कुछ चीजों को लेके आपके समक्ष आया हूं और वो प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आप सभी को बताऊंगा। तो अभी मैं प्रेजेंटेशन के स्क्रीन शेयर करता हूं। तो और एक बार सहर्ष स्वागत सभी को 7वें कड़ी में संवाद के। तो मैं गिरीश बड़गानोर लिस्ट के CEO आप सभी को स्वागत करते हुए कुछ चीजों के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। तो पिछले महीने हमारे लिए और आप सभी के लिए आशा करता हूं कि ये बहुत प्रोडक्टिव रही होगी। हमारे लिए जो जिन चीजों के ऊपर हमारे काम चलता रहा है इसका एक के बाद एक मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं अगले 10-15 मिनट में इस बात को बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारे बातें हैं हमें आज करने हैं, क्योंकि पिछली महीने हमने संवाद मिस कर लिया था। तो मेरे बहुत सारे साथी हैं जो आज के सदन में बात करेंगे जिसके बारे में सीमा जी ने जिक्र किया है। तो हम अपना पहले पॉइंट पे आते हैं। तो हमें लिस्ट की तरफ से ये बहुत खुशी होता है कि हम कस्टोडियन जो हमारी कोर प्रोडक्ट है और बाकी सारे जो एडवांसमेंट्स है ये फिक्स होता है कि क्या मिनिमम ऊपर से मिनिमम या गो टू द स्क्रीन राइट साइड डाउन। यस तो पहली पॉइंट में आप सभी को इस बात पे आपका ध्यान चाहूंगा कि कस्टोडियन जो हमारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन है और सारे एड ऑन जो है हमारा
अभी येलो बटन सेंटर वाला ऊपर का सेंटर वाला क्रॉस का लगा है, क्रॉस की इधर हाँ क्रॉस नहीं वाला हाँ ये पॉपअप पे क्रॉस है ना रिकॉर्डिंग का जो विंडो है उसके ऊपर ये वो क्रॉस यस एंड देन क्या नहीं हो रहा okay click on the background yeah keep doing that okay sorry for this तो कस्टोडियन का जो टेक्निकल वर्जन है हमें अपडेट करना था ये इस बात की महत्वता रखती है कि बहुत सारे हमारे बैंक्स को जब वो वीएपीटी चलाते थे तो उनको ओरेकल इस वर्जन ऑफ ओरेकल पे हमारा कस्टोडियन बना हुआ था वो वर्जन एंड ऑफ सपोर्ट और एंड ऑफ लाइफ हो गया था तो हमें कस्टोडियन प्रोडक्ट को अपग्रेड करना था जो हमने सक्सेसफुली कर लिया है लगभग 5-6 बैंकों में हमने रोल आउट भी कर लिया है जो लोग हमारे साथ क्लाउड पे जुड़े हैं वो सारे लोगों को अपडेट पहले मिलेगा क्योंकि हमारे लिए वो अपडेट करना आसान रहेगा तो पहला हमारा पॉइंट है कि कस्टोडियन का जो टेक्निकल वर्जन अपग्रेड जो हमें करना था व्हिच इज लॉन्ग पेंडिंग अभी हमने कर दिया है नाउ इसका रोल आउट हम शुरू करेंगे आप सभी को भी ये नया वर्जन रिलेटेड कस्टोडियन जो बहुत सारे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के साथ आता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के साथ आता है सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आता है ये आपको मिलेगा दूसरी बात एक और खुशी की बात है कि हम कंपनी हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे साथ और नए लोग जुड़ रहे हैं उनमें से 2 क्रिटिकल पोजीशन में लोगों ने लगा है लिस्ट में वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे आज के संवाद के सेशन में दोनों पोजीशंस ऐसे हैं कि ये आपके लिए भी बहुत महत्वता रखती हैं एक है एमटेक के लीड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं सारे एड ऑन हमारे वहां बनते हैं और जो भी एड ऑन रिलेटेड नया चीजों को करना होगा एड ऑन रिलेटेड आपके इश्यूज होंगे इसको एड्रेस करने के लिए ये एक एक्सपीरियंस पर्सन को हमने लिया है और हमारे साथ जुड़े हैं 10 दिन हो गए उनको हमारे साथ जुड़े हुए वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे मेरे सेशन के बाद इसके अलावा भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम बहुत दिन से डोमेन रिलेटेड रेगुलेटरी रिलेटेड के बारे में हमें कुछ नॉलेज गैप लगा तो हम लोग डोमेन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें खुशी है कि हमारे साथ एक ऐसे आदमी जुड़े हैं जो बैंकिंग के बैकग्राउंड से आते हैं एकेडमिकली बहुत क्वालिफाइड हैं वो भी आज के संवाद के सेशन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे ये तो बहुत क्रिटिकल पोजीशन पे हमारे साथ जुड़े हैं इनके साथ टीम भी बढ़ेगा तो आपके लिए ये रहेगा कि हम हमारे कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बढ़ रहे हैं और हम लोग और स्ट्रांग हो रहे हैं तीसरी बात जो हम एक बात भी सभी को बताना चाहते हैं जैसे कि हर बैंक की कोशिश रहेगा कि वो गवर्नमेंट के साथ चले उनके साथ उन योजनाओं पर काम करे जिसको गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचाना चाहती है हम सहकारी सेक्टर में हैं तो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा स्कीम चलाते हैं तो बैंक को उसमें पार्टिसिपेट करना और आज के दिन में जो पैसे का मामला होता है उसको एंड यूजर तक पहुंचाना ये हर बैंक का कर्तव्य हो जाता है तो ये बहुत खुशी की बात है हमें कि हम लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से चल रही थी उसमें हम पार्टिसिपेट किया लगभग 20 करोड़ रुपए तक हमारे बैंकों के अकाउंट में से इसके ट्रांजैक्शन हुए हैं लगभग 20,000 नए अकाउंट्स और एग्जिस्टिंग अकाउंट्स के ऊपर ट्रांजैक्शन हुए हैं तो हम ये बहुत गर्व से बोल सकते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं जो बैंक गवर्नमेंट के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारा उनके साथ पूरा सहयोग रहेगा
हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि हम ये चीज आपके साथ कर पाए। इसके अलावा भी आप जानते होंगे पिछले कुछ सत्रों में मैंने लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क के बारे में बहुत बात किया है। हम नए प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं जो हमारे कस्टमर्स के लिए यूजफुल हो। उसमें से हमारी तरफ से पहले वाला था लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क। लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है और हमें खुशी है कि हम इसको और 2 नए सर्विसेज को ऐड किए हैं। लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क के बारे में मैं अगले सदन में भी बात करूंगा। अगर समय रहा तो हम लोग इसका डेमो भी आप सभी को करेंगे ताकि हम ये सेक्टर में डेटा के ऊपर और ज्यादा फोकस करें। जो डेटा हम वैलिडेट करते हैं, जो डेटा हम बनाते हैं जब कस्टमर वॉक इन करते हैं या कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, जो डेटा हमारे सिस्टम में बनता है, अगर वो सही वाला डेटा बनता है तो हमारे सिस्टम की हालत अच्छी रहेगी। यही लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क का सेंटर थीम है। तो अभी 2 और सर्विसेज के साथ और बहुत स्ट्रांग हो रहा है लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क। तो पिछले महीने हमने 2 नए सर्विसेज ऐड किए हैं। इसके अलावा भी जो नई चीज हम कर रहे हैं और हम लोग आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें है कि फ्रॉड को कितना जल्दी डिटेक्ट किया जाए और फ्रॉड को जितना बेहतरीन के साथ हैंडल किया जाए। इसकी तरफ जब भी कोई कुछ करते हैं कुछ, तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं। तो पिछले महीने हमें सिक्योर्ड एफटी प्रिंटिंग, सिक्योर्ड सर्टिफिकेट प्रिंटिंग के कुछ बहुत अच्छे सॉल्यूशंस देखने को मिले। ये हमारे कुछ बैंकों के रिक्वायरमेंट थे कि वो ऐसे कुछ फीचर्स या नया प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जहां पे कस्टोडियन के साथ एड ऑन मॉड्यूल के साथ इसका इंटीग्रेशन होना होता है। तो सिक्योर्ड एफटी और सर्टिफिकेट प्रिंटिंग नए सॉल्यूशंस है जिसके हमारे तरफ से कुछ काम हुआ है। इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगले संवाद में देंगे ताकि हम इसके बेनिफिट को आप तक पहुंचा पाए। सिक्योर्ड एफडी एंड सर्टिफिकेट प्रिंटिंग ये प्रोडक्ट जो है ये फ्रॉड डिटेक्शन और अवॉइडिंग एनी फ्रॉड इनटू द बैंक और सोसाइटी, इसके लिए यूज होता है। और एक बात है जिसके बारे में मैंने पिछले संवाद में भी बात किया था आपसे कि हम अपना सिक्योर कोड ऑडिट, कस्टोडियन और एड ऑन, सारे एड ऑन्स और कस्टोडियन के सिक्योर कोड ऑडिट कंप्लीट कर दिए हैं। सर्टेन एम्पैनल्ड वेंडर से ये ऑडिटिंग कराया है। ये बहुत थोड़ा ज्यादा टाइम जो हमने प्लान करके चल रहे थे उससे ज्यादा चला। तो लगभग 9 महीने लगे हमें 2 साइकिल्स रन करने में, क्योंकि हमारा कस्टोडियन में इतने सारा कॉम्प्लिकेटेड लाइंस ऑफ कोड है। तो इन सभी को करके हमें खुशी है कि पहले साइकिल में जो 9 क्रिटिकल इश्यूज फाइंड आउट हुए थे, लगभग 2 नॉन क्रिटिकल इश्यूज फाइंड आउट हुए थे। ये सभी इश्यूज को हमने फिक्स कर दिया। सेकेंड राउंड में कुछ भी नॉन कंप्लायंस नहीं निकल के आया। तो आज के दिन में हम लोगों को खुशी होती है कि हमारा प्रोडक्ट सिक्योर कोड ऑडिट रिव्यूड है बाय ए एम्पैनल्ड सर्टेन वेंडर। इसके अलावा भी कंटिन्यूअस क्लियरिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि हम कंटिन्यूअस क्लियरिंग का इंप्लीमेंटेशन खत्म किए हैं। हमारे तरफ से कंटिन्यूअस क्लियरिंग रेडी है। इसका और डिटेल्स इसी सदन में, इसी संवाद में हमारे दूसरे लोग आपको देंगे। कंटिन्यूअस क्लियरिंग सब जानते हैं कि अभी आरबीआई मैंडेट कर रही है, एमपीसीआई देख रही है। तो कंटिन्यूअस क्लियरिंग के बारे में भी हमारा ये अपडेट है कि हमने इसको कंप्लीट कर
हेलो। नहीं, उनका कनेक्शन ही चला गया है सर का। हाँ, क्योंकि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। Connection, they are trying to reach it again. हम बोलिए, हाँ, we are telling. एक बात लोगों के लिए बोलिए। आवाज आ रहा है? I think we have lost the connection to conference room. Just give us couple of minutes. We will try to reconnect. लगता है हम लोग कुछ 30 सेकेंड से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो हम वापस आ रहे हैं। तो कंटिन्यूअस क्लियरिंग के बारे में और ज्यादा डिटेल्स आप सभी को देंगे हम लोग। अगले महीने में हमारा काम रहेगा, एक और खुशखबरी है सभी को कि हम इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के बारे में डिजाइन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और डेवलपमेंट भी शुरू कर दिया है। तो आगे जाके देखोगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल जो बेसिक आज के दिन में है, ये कैसे और ज्यादा एडिशनल फीचर के साथ आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और इफेक्टिवली बैंक कैसे उसको हैंडल कर पाएंगे, और जो नई चीजों को हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल में, इसके बारे में और हम ज्यादा जानकारी देंगे। और ये सारे रिक्वायरमेंट हम बैंकों के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि जब इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल अगले महीने इसके बारे में बात करेंगे और रोल आउट करना शुरू करेंगे, तब आपको सारे फीचर जो बैंक की तरफ से होना चाहिए वो सारे इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा डेवलपमेंट इसके ऊपर चालू है, डिजाइन चालू है, हमारे जो मॉड्यूल हम बना रहे हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से बन रहा है, नया टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। इन सभी के बारे में और ज्यादा जानकारी अगले संवाद में। इसके अलावा भी मुझे एक और बात आप सभी को बतानी है कि हम जानते हैं बैंक जब चलाते हैं, सोसाइटी जब चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके मैनेजमेंट को। का अगर रियल टाइम डेटा एनालाइज करके कुछ इंसाइट मिल सकता है, तो आपको बैंक चलाने में, रिकवरी चलाने में, लोन चलाने में आपको बहुत इसकी मदद मिल सकती है। और यही सारे बैंक की रिक्वायरमेंट रहेगा कि जब वो बैंक चलाते हैं तो बेहतर तरीके से चलाएं। ये सब ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से ये बात हम इसको एक इनसाइट करके प्रोडक्ट करके लेके आ रहे हैं हम आपको। ये इनसाइट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा अभी मैं बताऊंगा, और ज्यादा डिटेल जब ये थोड़ा और डेवलप हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। इनसाइट प्रोडक्ट यूज करके आज के दिन में आप सभी बैंकिंग फंक्शंस और बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस के बारे में आप बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट डैशबोर्ड हो जो हमारे ऑलरेडी कस्टोडियन में है, इसको और बेहतर बनाएंगे हम लोग। इसके अलावा भी अगर आपको हर एक ब्रांच का परफॉर्मेंस देखना है जो हो रहा है उसके बारे में, वो उसके बारे में भी और ज्यादा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी जो डेली ऑपरेशनल मैटर्स होते हैं, डेली ट्रैकिंग जो होता है, चाहे वो एडवांस की हो, लोन्स की हो, जो प्लान होता है और व्हाट इज द एक्चुअल, ये सभी चीजों के बारे में और बहुत ज्यादा डिटेल में विजिबिलिटी मैनेजमेंट को और बैंक के यूजर को मिलने वाला एप्लीकेशन। ये सारा एप्लीकेशन खुद का कुछ इंटेलिजेंस भी होता है, और कस्टोडियन में जो ट्रांजैक्शनल डेटा जनरेट होता है वो डेटा यूज करके भी बहुत सारा इंटेलिजेंस निकाल के आपको देगा। इसमें बहुत सारे इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स होंगे जो एआई के बेस पे हो सकते हैं। इन सभी के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम अगले संवाद में देंगे, बट काम इसके ऊपर हमारा चलता रहेगा अगले महीने में। इसके अलावा हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी
को भी मर्चेंट क्यूआर का सोल्यूशन बता दे, या उनको क्यूआर सोल्यूशन, बहुत सारी बार ऐसे संवाद में भी क्वेश्चन आए थे हमें, जहां पे लोग जो सोसाइटी में है वो मर्चेंट क्यूआर का सोल्यूशन चाहते हैं। तो हम लोग आपके लिए, जो लोग इसका प्रॉमिस करते हैं, जो लोग इसका ऑफर देते हैं कि हम मर्चेंट क्यूआर फॉर सोसाइटी देते हैं, उनके साथ हमारा काम चालू रहता है। उसमें हमने पहले शुरुआत किया था वन स्टैक से, फिर उसके बाद हमने वांगी का किया, फिर हम लोग एमस्वाइप का अभी पायलट कर रहे हैं, लायरा का पायलट कर रहे हैं, आगे चल के हम फोन पे का भी हम बहुत सारा चीजों के बारे में एक काम करेंगे। तो मर्चेंट क्यूआर सतत प्रयत्न रहेगा कि हम आप तक पहुंचाए जो सोसाइटीज हैं उनको, और इसमें जो भी प्रोग्रेस रहेगा, जो पायलट आज के दिन में चल रहे हैं, सक्सेसफुल है नॉट सक्सेसफुल है, हमारा कोशिश इसके ऊपर चलता रहेगा। इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगले महीने हमें देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि हम टेक्निकल वर्जन अपग्रेड किए हैं, वैसे ही हमारा अक्टूबर का रिलीज रेडी है। अक्टूबर का रिलीज हमारी तरफ से लेके आ रहा है आपको लगभग 300 आइटम का डिलीवरी, जहां में लगभग 200 आइटम फिक्सेस हैं, सो एनहांसमेंट हो सकते हैं। तो ये 300 आइटम आपको 24/10/1 में आपको मिलेगा। तो 24/10/1 एज अ प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर रोल आउट। इसके अलावा भी हम थोड़ा काम हमने एनालिसिस शुरू कर दिया है। आरबीआई मैंडेट कर रहा है कि जो बैंक है वो ई मैंडेट को सपोर्ट करना शुरू कर दे। हालांकि ये बहुत दिन के चल रहा है आरबीआई से कि ई मैंडेट का फैसिलिटी आ जाए, क्योंकि ये कस्टमर कन्वीनियंस पे होता है। तो हम लोग इसके एनालिसिस पूरे कर चुके हैं और टीम बना रहे हैं, और ई मैंडेट के ऊपर अगले महीने में काम होगा। इसके बाद हम एलबीएफ को देख रहे हैं कि और ज्यादा कस्टमर चाहते हैं कि एलबीएफ उनके लिए दे, तो एलबीएफ में ऑनबोर्डिंग चालू रहेगी अगले महीने में। और आज का जो मेन सब्जेक्ट है कि हम लोग आप तक क्लाउडिफिकेशन के बारे में बात करें, तो हमारे बहुत सारे कस्टमर, लगभग 24-25 कस्टमर्स हमारे ऑलरेडी क्लाउड पे आ गए हैं, जिसके बारे में वैभव जी बात करेंगे, प्रवीण जी बात करेंगे आगे चल के। तो ये सारे चीज हम अगले महीने में भी करेंगे। तो हमारे कस्टमर्स क्लाउड को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। हर एक बैंक का और सोसाइटीज का अपना क्राइटेरिया होता है। अगर किसी को भी क्लाउड के बारे में इवैल्यूएशन करना है, क्लाउड आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके साथ काम करके आपको बता सकते हैं कि क्या एडवांटेज रहेगा, क्या डिसएडवांटेज रहेगा। इसके बारे में वैभव जी भी बताएंगे और प्रवीण जी भी बताएंगे। तो अगले महीने में भी हमें आशा है कि हम लोग 3-4 बैंकों को और क्लाउड पे लेके जा रहे हैं। तो ये था मेरा 10 मिनट का अपडेट, जो लिंक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। अभी मैं दूसरे लोगों को अपनी बात देने के लिए बोलता हूँ। फिर से आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ इस सदन में जुड़े हैं, और हमें आशा है कि ये आपके लिए उपयुक्त रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जैसे हम हर सदन में करते हैं, आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन आए, अगर आपको कुछ बता तो चैट विंडो में बता सकते हैं आप, और उसके हिसाब से जब क्वेश्चन आएंगे तो हम वो क्वेश्चन को आखिर में एक एक करके उत्तर देंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नाउ। Hello everyone. PPT है. Join. Hello everyone. I'm sharing my screen. Please let me know it's visible. Is it visible? Yeah, absolutely, it is visible. Please go ahead. You should share your presentation now. Yeah, go ahead. Yes. Yeah. Hello everyone. First of all, I would like to thank Girish sir and list team for this opportunity to present myself to all our customers. Since from 2 weeks,
I joined emerging technology with a position of lead. On basis of that, I would like to share about my brief introduction about my past experience and what we are doing exactly in MTech as of now. On that note, I would like to say about my professional background, saying that I completed my education MCA under VT University, and after that I had an experience in IT professional over 7.8 years in a software engineer development, and also I used to work for domain as hospital as well as e-commerce applications or employment related applications a lot. And with that, it will be helpful for our MTech team to take care our backend as well as front end development for the future. And throughout my career, I worked for another role as customer handling to the key factors, like from scratch to end the product we need to give. So that I have done in my previous experience for around about 10 to 15 customers. On top of it, again, we have a vision of a list saying that we have a team of 12 members in our entire MTech department as a technology. We are completely into well settled in a domain expertise, so that we are currently working on some of the modules, most important modules, saying that SMS Mitra, investment module, as well as ISO format changing format. And with that, I used to, in our team, we used to have an aim to innovate, enhance, and future-proof list products, leveraging cutting-edge technologies. And also, we have a commitment to customers, saying that I firmly believe in list mission for developing world-class solution into the bank customers. My goal is to contribute to the vision of by exploring advanced technology that align evolving to the customer's needs. And thanking the team that I want to extend my gratitude to the leadership at the list of interesting of opportunity and to my team for the enthusiasm and collaborative spirit. And also I am very excited about the Samvad. It's truly inspiring to me to connect many of valued customer today. So on this note, I want to conclude my point saying that if any further queries related to the MTech team, please let me know by mail ID as sunil.kulkarni.list.com, and also a phone number will be as 7796599158. That I will share it in the group. Yeah. Thank you very much. Now over to you, Bankarji sir. Thank you, Sunil ji. Thank you, sir. Good afternoon, all, and welcome to the Samvad session. I would like to take this opportunity to introduce myself, as Girish sir has already mentioned about me. My name is Tej Kumar Bankar. I joined List Software a month back on 14th of October. I joined as a head of operations and finance. I will be working as a banking domain expert for List Software Private Limited. About my experience, I have worked with multinational IT companies for almost 7 to 7.5 years. बनकर जी आप बात कर रहे हैं क्या? Yes, sir. I'm talking. After that, I joined No worries. cooperative Yeah, banking. please fix up your connection first, and then we can continue. So it's been fixed up, sir. So am I audible now? Yeah, we are able to hear you now. Please go ahead. Yeah. So about my experience, I worked with multinational IT companies for almost 7 to 7.5 years. After that, I joined cooperative banking and worked with two scheduled cooperative banks for almost 11 years. I worked in various positions like deputy general manager and general manager for the scheduled banks. I belongs to IT domain having IT skills. I belongs to finance domain having IT skills,
And as I said earlier, I will be working as a banking domain expert for LIST software, and my major focus will be on providing software solution as per the RBI's regulatory guidelines. My finance and IT skills will surely ensure that the software solution which we will be providing will comply with the regulatory norms. So this is all about my introduction, and today I will be discussing on the continuous clearing system, which will replace the existing batch processing mode of CTS solution. Just a minute, I will share my presentation. So my screen is visible to you all, right? Yes. Yes, sir. So आज हम कंटिन्यूस क्लियरिंग एंड ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट फॉर सीटीएस, ये जो नया ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक क्लियरिंग सिस्टम जो है उसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे। काफी बैंकर्स है यहाँ पे, जो काफी सालों से यहाँ पे बैंक्स में काम कर रहे हैं, तो उनको मालूम रहेगा कि देयर वाज अ मैनुअल क्लियरिंग सिस्टम बिफोर 1986। उसमें क्या होता था कि ड्रॉई बैंक और प्रेजेंटिंग बैंक में जो भी चेक कस्टमर अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट करेगा, वो फिजिकली वो दूसरे ब्रांच जो ड्रॉई बैंक है उनके ब्रांच में जाके वो क्लियर करना पड़ता था। तो वो एक तो पोस्ट बाय पोस्ट होता था या फिजिकली जाके वहां पे उसका क्लियरिंग होता था। उसके बाद जो माइकर कंसेप्ट आया, वो माइकर कंसेप्ट 1986 में आया। आफ्टर दैट सीटीएस क्लियरिंग ये 2010 से शुरू हो गया। सीटीएस क्लियरिंग एक चेक ट्रंकेशन सिस्टम है। 2010 के बाद हमें काफी इंप्रूवमेंट्स दिखने मिले, जैसे कि सीटीएस कंप्लायंट चेक, जो सीटीएस के जोन है वो जोन साउथर्न जोन हो या वेस्टर्न जोन हो या नॉर्थर्न जोन हो, वो सारा पैन इंडिया लेवल पे सीटीएस का इंटीग्रेशन हो गया। मेरे हिसाब से 2021 में पॉजिटिव पे सिस्टम भी आया। पॉजिटिव पे सिस्टम में कस्टमर जो चेक दे रहा है उसको कंफर्म करना है कि उसी ने वो चेक दिया है एंड ही इज अ जेन्युइन इश्यूअर ऑफ दैट चेक। तो ये भी सिस्टम अभी इम्प्लीमेंटेड है। 2023 में एक्सटेंडेड क्लियरिंग सर्विसेज आ गए। एक्सटेंडेड क्लियरिंग सर्विसेज में क्या हुआ कि हॉलीडेज और वीकेंड्स के दिन पे भी सीटीएस क्लियरिंग चालू रख दिया गया। तो ये अभी तक की हिस्ट्री है, और अभी 2025 से ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम शुरू होने वाला है। तो इसके बारे में हम जानते हैं इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो रिजर्व बैंक उसका डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज की मीटिंग जो रहती है, वो मीटिंग में उन्होंने वो जो स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी डेटेड अगस्त 8, 2024 ये जो पब्लिश किया उन्होंने, उसमें उन्होंने पेमेंट विजन 2025 का डॉक्यूमेंट पब्लिश किया। वो पेमेंट विजन 2025 के डॉक्यूमेंट में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो करंट सीटीएस सिस्टम है, वो जो बैच प्रोसेसिंग मोड पे चलता है, उसको वो कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट के मॉडल पे लेके आने का प्लान उनका है बाय 2025। तो ये अगस्त में जो उनका सर्कुलर नहीं, ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद एनपीसीआई हैज स्टार्टेड देयर वर्क ऑन दिस, क्योंकि सीटीएस तो सारे बैंक में इम्प्लीमेंटेड है, उसको कंटिन्यूअस क्लियरिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए जो कुछ फाइल फॉर्मेट्स है वो कैसे चेंज कर देंगे, और ये प्रेजेंटिंग बैंक और ड्रॉई बैंक के बीच में जो सेटलमेंट्स होती है वो ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारा उन्होंने एनपीसीआई के ऊपर सौंप दिया। तो एनपीसीआई ने उस पर काम किया, और तुरंत आई थिंक ऑन 14th August दे हैव कम अप विद सॉल्यूशन कि उन्होंने ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग और ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट कैसे मोड पे होने वाला है, उसकी क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, कैसे वो ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे, विद सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट दे हैव कम अप। और उन्होंने काफी अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, जिसका अगले स्लाइड्स में हम डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो शिफ्ट है, शिफ्टिंग टू कंटिन्यूअस क्लियरिंग, इसके बारे में हम थोड़े उसके की फीचर जो है, की फीचर्स, उसके जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव्स पहले हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली इसके की फीचर्स है कि ये तो आरबीआई और एनपीसीआई ने मैंडेटरी कर दिया है
सारे बैंक को ये यूज करना ही करना है और उन्हें वो जो डेडलाइन देंगे वो डेडलाइन पे हमें लाइव जाना है। दूसरी चीज है कि ये जो बैच प्रोसेसिंग मोड पे जो सीटीएस क्लियरिंग होता था वो कंटिन्यूअस क्लियरिंग पे आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने साइकिल्स डिफाइन किए हैं, उसका फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया है। वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनवर्ड क्लियरिंग और आउटवर्ड क्लियरिंग जो रहेगा वो उसके हिसाब से प्रोसेस हो जाएगा। तीसरी चीज जो एक्सटेंडेड आवर्स है 24/7, उसमें उन्होंने क्या किया था कि 7 वीकेंड को भी वो चालू रहेगा, ये प्रयास उन्होंने किया था। तो अभी जाके क्या हो रहा है कि तो सर एम आई ऑडिबल? नो नो, माय वॉइस इज कमिंग। Yes. Yes, yes, sir. ठीक है, Yes. या यस सर, थैंक यू सर। तो ये जो अपने बिजनेस आवर्स है वो बिजनेस आवर्स में कंटिन्यूअस उसका सेटलमेंट कैसे रहेगा इसके बारे में भी उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं, उसका उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस वो उन्होंने प्रोवाइड किया है। तीसरी चीज है बिजनेस आवर्स में रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ चेक रियलाइजेशन। प्रेजेंटेशन बैंक ने अगर एक आध चेक ड्रॉई बैंक को एनपीसीआई के माध्यम से भेज दिया तो ड्रॉई बैंक से पैसा कैसे प्रेजेंटेशन बैंक को आने वाला है और उसका सेटलमेंट हमें कस्टमर को किस तरीके से देना है, ये सारा उन्होंने इसमें समझाया है। और बेसिकली इसका पर्पस यही है कि नियर रियल टाइम सेटलमेंट के हिसाब से वो चेक रियलाइजेशन होना चाहिए। और ये जो पैन इंडिया सारे ग्रिड जो है, साउदर्न ग्रिड है, नॉर्थर्न ग्रिड है, वेस्टर्न ग्रिड है, ये सारे ग्रिड्स उन्होंने अभी मर्ज कर दिए हैं। तो पैन इंडिया लेवल पे कोई भी बैंक रहेगी तो उसका क्लियरिंग ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग के सॉल्यूशन में कैटर हो जाएगा। तो सेकंड थिंग इज अबाउट ऑब्जेक्टिव, ये क्यों लाया रिजर्व बैंक या एनपीसीआई ने? तो अभी आप सब जानते हो कि T+1 के हिसाब से सेटलमेंट होता था इसका। प्रेजेंटेशन बैंक को पैसा एक दिन बाद आता था तो कस्टमर के अकाउंट में एक दिन बाद पैसा क्रेडिट होता था। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो पेमेंट प्रोसेसिंग साइकिल है उसको स्पीड अप करें। इससे क्या होगा कि कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगा और कस्टमर के अकाउंट में तुरंत पैसा जमा हो जाएगा बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी और साइकिल। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो फ्रॉड डिटेक्शन है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए अभी बैंकों के पास कुछ मैकेनिज्म नहीं था। अभी एक आधा चेक रहेगा वो प्रेजेंटेशन बैंक के पास आ गया कस्टमर के अकाउंट के क्रेडिट होने के लिए, तो वो टेम्पर्ड चेक है, स्टोलन चेक है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन किया हुआ है चेक पे, इसका आइडेंटिफिकेशन होना काफी डिफिकल्ट फिलहाल है। क्योंकि क्या है कि ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम में 3 टाइप की इमेजेस कैप्चर होती है एक ही चेक के। एक है फ्रंट ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है फ्रंट साइड की, बैक साइड की ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है और एक ग्रे स्केल नाम की एक इमेज उसमें बनती है। तो वो चेक टेम्पर हुआ है क्या, उसपे कुछ इंक लगाया है क्या, अमाउंट चेंज किया है क्या, ये समझना जो सीटीएस क्लियरिंग डिपार्टमेंट में जो बंदा बैठा है और द पर्सन हु इज अप्रूविंग दैट चेक, ही हैज टू सी इट वेरी केयरफुली। अगर उसने नहीं देखा तो वो चेक पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। तो अभी एनपीसीआई क्या करेगा कि ये जो कंटिन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज करेगा और जो भी चेक रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सब मॉनिटर होंगे। तो ये सॉल्यूशन में एनपीसीआई ने फ्रॉड डिटेक्शन मेथोडोलॉजी भी इसमें लाया हुआ है। सो दिस इसका फायदा सारे बैंक्स को होना चाहिए, ये भी ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट थिंग इज ये जो कंटिन्यूअस क्लियरिंग के फीचर्स है, कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट, उसके फीचर्स हम देखेंगे। इसमें सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन विद कंटिन्यूअस डिलीवरी, जैसे मैंने बताया कि एनपीसीआई ने साइकिल सिस्टम लाया है। पहले लॉट सिस्टम था, एक दिन का एक लॉट रहता था, वैसे अभी लॉट एक ही रहेगा या मल्टीपल लॉट्स भी बना सकेंगे, लेकिन वो मल्टीपल लॉट्स की जगह एनपीसीआई ने मल्टीपल साइकिल्स लाया है। तो इसका एक सिंगल कंटिन्यूअस प्रेजेंटेशन रहेगा, उसका टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। ये कंटिन्यूअस प्रेजेंटेशन का सेशन है।
इसका मतलब ऐसा है कि बैंक के कस्टमर ने अकाउंट्स में क्रेडिट होने के लिए जो भी चेक्स बैंक को सबमिट किए हैं वो हमें ड्रॉई बैंक को एनपीसीआई के माध्यम से प्रेजेंट करना है, और उसका प्रेजेंटेशन का साइकिल 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और दूसरी चीज इसमें ऐसे है कि फिलहाल कई बैंक सेंट्रलाइज सीटीएस सिस्टम यूज करते हैं। तो सेंट्रलाइज सीटीएस सिस्टम में क्या होता है कि जो हेड ऑफिस के नजदीक के ब्रांचेस है, जनरली ये डिपार्टमेंट हेड ऑफिस में बना रहता है, तो जो ब्रांचेस है उनके यहाँ पे जो चेक जमा हुए हैं कस्टमर से उनके अकाउंट में जमा होने के लिए, वो सारे चेक्स हेड ऑफिस के यहाँ आते हैं। हेड ऑफिस उसको स्कैन करता है, और वो हेड ऑफिस स्कैन करने के बाद एनपीसीआई को अपलोड करता है उनके क्लियरिंग सीसीएच को, सेंट्रलाइज क्लियरिंग हाउस को, विच इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एनपीसीआई। तो अभी ये जो कंटिन्यूअस क्लियरिंग आएगा उसमें क्या रहेगा, इसका मेन पर्पज यही है कि कंटिन्यूअस क्लियरिंग रहना चाहिए और रियलाइजेशन सेटलमेंट होना चाहिए। तो अगर आप ये ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज अगर कोई बैंक फॉलो करना चाहती है तो उसमें इसका जो पर्पज है कंटिन्यूअस क्लियरिंग का वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। सपोज कस्टमर ने 10 बजे चेक उसको स्कैन स्कैन करके भेज रहे हो हेड ऑफिस को, या वो हेड ऑफिस को इंस्ट्रूमेंट भेज के हेड ऑफिस अगर उसको स्कैन करके आगे भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका पर्पज सॉल्व नहीं होगा। ये ट्रेडिशनल मेथड में ही काम किया जैसा है। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि सारे ब्रांच में जो नजदीक है या दूर है उनके यहाँ पे सीटीएस स्कैनर अगर हम देंगे तो इसका पर्पस टोटली रिजॉल्व हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो ये जो ब्रांचेस चेक स्कैन करेंगी वो चेक सारे जो सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है क्लियरिंग डिपार्टमेंट हेड ऑफिस का, उनके यहाँ पे वो चेक सारे आ जाएंगे, एक फोल्डर में जमा हो जाएंगे। उसके बाद हेड ऑफिस उसको एनपीसीआई के पोर्टल पे सीसीएच को अपलोड कर देगा। तीसरी चीज है कि ये जो कंटिन्यूअस सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग, is anyone have any questions? So let me finish this, then we will have discussion on the questions. तो ये जो सेंट्रलाइज क्लियरिंग हाउस है वो ड्रॉई बैंक को क्या करेगा, प्रेजेंटिंग बैंक ने चेक स्कैन करके दे दिया, उसका फाइल और वो जो चेक्स है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे ड्रॉई बैंक जो भी है, आईसीआईसीआई बैंक रहेगा या एचडीएफसी बैंक रहेगा और कोई बैंक रहेगा, उनको कंटिन्यूअस बेसिस पे ट्रिगर करता रहेगा। जैसे कि वो उनको इमीडिएट उस पर एक्शन लेना है और एक्शन के हिसाब से उसको पॉजिटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव कंफर्मेशन देना है, जैसे फिलहाल अभी हम सीटीएस में बैच प्रोसेस में करते हैं। सेकंड थिंग इज कंटिन्यूअस इनवर्ड प्रोसेसिंग। ड्रॉई बैंक अगर अभी अभी हम सिनेरियो ये ले रहे थे कि हमारे ब्रांच का कस्टमर है और वो उसके अकाउंट में जमा होने के लिए चेक दे रहा है, तो हम प्रेजेंटिंग बैंक बन जाते हैं। और जो सामने वाली बैंक है जिस बैंक का चेक इशू किया हुआ है वो बैंक ड्रॉई बैंक कहलाती है। तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाली बैंक प्रेजेंटिंग बैंक हो और हम ड्रॉई बैंक है, तो हमारे बैंक कस्टमर के अकाउंट्स को डेबिट करके पैसा उनके यहाँ पे भेजना है, तो वो केस में हम इनवर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं, इनवर्ड क्लियरिंग बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस इनवर्ड क्लियरिंग भी एनपीसीआई के माध्यम से बैंक्स को आ सकता है, और उसके लिए हमें बैंक कस्टमर के अकाउंट में अगर बैलेंस है या नहीं है, वो जो चेक ऑनर करना है या नहीं करना है, इसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना होता है। तो उसका जो साइकिल स्टार्ट होने वाला है वो सुबह 10 बजे से शुरू होगा, और उसको जो कंफर्मेशन देना है वेदर इट इज पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन, वो चेक पास करना है, ऑनर करना है या डिसऑनर करना है या रिजेक्ट करना है, इसका डिसीजन बैंक को 3 घंटे के अंदर देना है। तो 4 बजे का जो प्रेजेंटेशन साइकिल है उसको मैक्सिमम 7 बजे तक हमें कंफर्मेशन देना है कि ये चेक ऑनर करना है या डिसऑनर करना है, ये चेक को पॉजिटिव कंफर्मेशन देना है या नेगेटिव कंफर्मेशन देना है। तो अभी एनपीसीआई ने क्या किया है कि 1 घंटे का साइकिल रखा है इसमें। तो 10 बजे से 11 बजे तक एक साइकिल रहेगी, 11 बजे से 12 बजे तक दूसरी साइकिल रहेगी, ऐसे 4 बजे तक साइकिल चालू रहेंगे। बट दे हैव गिवन अनदर ऑप्शन, अगर कोई बैंक को उसके कम समय में भी करना है प्रोसेस, whether it is a inward clearing or whether it is a outward clearing, they can do it at a time less than 1 hour's time. कई बैंक सपोज 15 मिनट का स्कैन करके आपको भेज रही है,
तो कई बार ऐसा होगा कि इनवर्ट क्लियरिंग हमें हर 15 मिनट में भी आ सकता है, 10 मिनट में भी आ सकता है, तो मैक्सिमम टाइम उसके लिए 1 घंटे का दिया हुआ है। तो एक थ्रू आउट द डे हमें 4 बजे का जो साइकिल है उसका 7 बजे तक जो कंफर्मेशन देना है इनवर्ट प्रोसेसिंग के लिए, तो जरूरी नहीं कि एक हर घंटे में वो हमें बैच आए, वो 15 मिनट पे भी आ सकती है, आधे घंटे में भी आ सकती है। इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है, सपोज आईसीआईसीआई बैंक 15 मिनट का टाइम साइकिल यूज कर रही है और एचडीएफसी बैंक 20 मिनट का टाइम साइकिल यूज कर रही है, और कोई कोऑपरेटिव बैंक है वो आधे घंटे का टाइम स्पेन यूज कर रही है, और कई दूसरे बैंक 1 घंटे का यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि एनपीसीआई से हमें हर घंटे को फाइल नहीं आएगी, वो कंटिन्यूअसली हमें भेजती रहेगी। कई कई बार फाइल 5 मिनट में भी आ सकती है, 10 मिनट में भी आ सकती है, आधे घंटे में भी आ सकती है, 1 घंटे में भी आ सकती है। तो ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग इनवर्ड के लिए एक बंदा बिठाना पड़ेगा, जिसका फाइल आया है वो हर एक बैंक को अपना पॉलिसी खुद का बनाना है। वो पॉलिसी में दे हैव टू स्पेसिफाई कि उनको रिस्पॉन्स घंटे में देना है, रियल टाइम देना है, 15 मिनट में देना है, वो बैंक के कंटिन्यूअस क्लियरिंग के पॉलिसी में वो स्पेसिफाई होना चाहिए। उसके बेसिस पे बंदा एलोकेटेड होगा और इनवर्ड क्लियरिंग का काम वो खुद कर पाएगा। तो इसमें बैलेंस है तो वी विल गिव पॉजिटिव कंफर्मेशन, अगर बैलेंस नहीं है तो नेगेटिव कंफर्मेशन हमें देना है। ये नेगेटिव कंफर्मेशन देने के लिए 3 घंटे का टाइम हमें दिया है। अगर 3 घंटे के टाइम में हमने नेगेटिव कंफर्मेशन अगर नहीं दिया तो उसको डीम्ड एक्सेप्टेंस के हिसाब से उसका कंफर्मेशन माना जाएगा। सो इफ एनी कस्टमर अकाउंट डजंट हैव एनी बैलेंस और उसके अकाउंट में चेक लग गया है इनवर्ड क्लियरिंग से, तो उसको हमें रिटर्न करना है और रिटर्न का टाइम लिमिट 3 घंटे का है। 3 घंटे के अंदर अगर बैंक ने उसको कंफर्मेशन नहीं दिया तो ऐसा होगा कि अभी हम सब लोग स्पॉन्सर बैंक मॉडल पे काम कर रहे हैं, अपना करंट अकाउंट स्पॉन्सर बैंक के यहाँ पे खुला रहेगा, तो स्पॉन्सर बैंक के अकाउंट में ऑटोमेटिक वो अमाउंट डेबिट हो जाएगा स्पॉन्सर बैंक के अकाउंट में से, जिसको हमने 3 घंटे में एक्सेप्टेंस नहीं दिया है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका पैसा वो स्पॉन्सर बैंक से निकाल लेगा। इसका मतलब ऐसा है कि कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस ना होते हुए हमारी निग्लिजेंस के वजह से वो कस्टमर के अकाउंट वो चेक के लिए पेमेंट प्रोसेस हो गया, बाद में ये कस्टमर से हमें पैसा लेना पड़ेगा, विच इज रियली अ डिफिकल्ट जॉब। तो ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग की पॉलिसी हर बैंक के पास होनी चाहिए और उसमें दे हैव टू स्पेसिफाई ऑल दीज थिंग्स, दे हैव टू फिक्स दी स्टाफ अकाउंटेबिलिटीज एज वेल फॉर दिस, जहाँ पे 3 घंटे का टाइम ब्रीच हो रहा है। तो नेक्स्ट थिंग इज, मैंने जो बताया कि जो टाइम अवेलेबल फॉर इनवर्ट प्रोसेसिंग है वो हर साइकिल की फाइल आने के बाद, अभी देखो 10 से 11 बजे के साइकिल फर्स्ट के लिए हमें 3 घंटे का टाइम दिया है, 11, 12, 1, 2 बजे तक हमें उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कंफर्मेशन देना है। तो अगर वो नहीं दे पाए तो वो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड अप्रूव्ड। दूसरी चीज सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन, इसका दूसरा पर्पज यही है कि ये जो रियलाइजेशन होगा कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा जमा करना है उसके लिए ये जो सेटलमेंट होगा वो सेटलमेंट रियल टाइम पे होने वाला है, नियर रियल टाइम पे बोलेंगे तो दैट विल बी बेटर। तो इसमें क्या होगा कि एनपीसीआई हमें उसका फंड प्रोसेसिंग जो है वो अपने स्पॉन्सर बैंक में पैसा जमा देगा, स्पॉन्सर बैंक से हमें फाइल आ जाएगी किसके किसके अकाउंट में हमें पैसा एलोकेट करना है, और जब वो आता है तो उसके बाद तुरंत हमें उस कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट देना है। अगर ये हम नहीं दे पाए और सेम कस्टमर का दूसरा चेक अगर लग गया और वो बाउंस हो गया तो बैंक के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। कस्टमर के पास एक इनवर्ट क्लियरिंग का ऑप्शन था, इनवर्ट क्लियरिंग सपोज 10 लाख का जमा होने वाला था, हमने उसको तुरंत अकाउंटिंग नहीं किया और वो पैसा आने वाला है, कंटिन्यूअस क्लियरिंग शुरू होने वाला है, कस्टमर को भी मालूम है। अगर उसने 5 लाख का चेक इशू किया रहेगा और वो सेम दिन प्रेजेंट होने वाला होगा तो उसके अकाउंट में बैलेंस चाहिए। तो जो भी क्रेडिट के लिए फाइल्स आ रही है वो हमें रियल टाइम उसका सेटलमेंट करना जरूरी है, अदरवाइज वो अगर चेक बाउंस हो जाएगा तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार रहेगी, वो कस्टमर बैंक का कस्टमर है, सो वो बैंक के पीछे पड़ जाएगा आपने मेरा चेक अप्रूव क्यों नहीं किया। सो वी हैव टू टेक ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। सेकंड थिंग यही बोला मैं, ये जो सीसीएच से फाइल आएगी पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन के हिसाब से, तो तुरंत हमें स्पॉन्सर बैंक से जब फाइल आएगी हमें तुरंत अकाउंट में जमा देना है। तो ये जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ ये एनपीसीआई के फाइल में ही है, वहां से मैंने उठाया है।
तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन सेशन का जो बॉक्स दिया है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, इट रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेशन सेशन टाइमिंग। तो सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक प्रेजेंटेशन साइकिल है। जो हम दिन में एक बार प्रेजेंट कर रहे थे चेक, वो अभी हमें 7 साइकिल्स में प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। तो एक आध बंदे ने 10 बजे से 11 बजे तक चेक डिपॉजिट के लिए ला दिया, तो उसको हम 11 बजे हम उसको अपलोड कर देंगे, वो साइकिल में उसको अपलोड कर देंगे। कोई कोई बंदा 12 बजे से 1 बजे के साइकिल में दे रहा है, तो जनरली क्या होता था, हम दूसरे दिन के क्लियरिंग में लेते थे उसको। तो फिलहाल अभी हमें इसी टाइम स्लॉट में वी हैव फैसिलिटी टू अपलोड दैट, वी हैव फैसिलिटी टू प्रेजेंट दैट चेक। तो ये जो नीचे दिया है साइकिल 1 साइकिल 2, ऐसे 9 साइकिल्स बनाए हैं, क्योंकि हमने बोला कि हर एक इनवर्ड क्लियरिंग के लिए, हर एक साइकिल के लिए हमें 3 घंटे का टैट मिला है। तो 4 बजे के साइकिल को, 4 बजे जो इनवर्ड क्लियरिंग आएगा उसको मैक्सिमम 7 बजे के पहले हमें उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कंफर्मेशन उसका देना है। 10 बजे आ गया तो हमें 1 बजे तक देना है, 3 घंटा 2 बजे तक होता है। 10 बजे से 11 बजे की एक साइकिल है, 12 1 2 2 बजे तक हमें कंफर्मेशन देना है। सपोज 3 बजे आ गया तो हमें 6 बजे तक देना है, 4 बजे तक आया तो 7 बजे तक देना है। अगर हम ये नहीं दे पाए पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन, तो वो डीम्ड अप्रूवल ट्रीट किया जाएगा। तो इसके बाद ये जो 7 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक अगर कोई चेक आता है, से किसी बैंक का, जनरली एटीएम के यहाँ पे चेक डिपॉजिट ये भी रहता है, एक विंडो उन्होंने खोल के रखा होता है, वो ड्रॉप बॉक्स में आके किसी ने चेक डाल दिया और वो किसी ने रात को वो स्कैन करके भेज दिया, तो क्या होगा, वो सुबह पहले 10 बजे के साइकिल में चला जाएगा, 10 से 11 बजे तक। तो हमने क्या किया है, हमने 10 बजे का भी एक साइकिल अपलोड करने का फैसिलिटी दे दिया है, उसे हम साइकिल 0 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो हर एक साइकिल का सेटलमेंट अलग अलग रहेगा और हर एक साइकिल के लिए सेटलमेंट आएगा, और वो सेटलमेंट का जो पैसा आएगा स्पॉन्सर बैंक को, स्पॉन्सर बैंक से हमें फाइल आ जाएगी, वो फाइल के हिसाब से तुरंत हमें कस्टमर के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस क्लियरिंग है, इसके लिए एनपीसीआई ने अगस्त में जो डॉक्यूमेंट इशू किया, उसके बाद उन्होंने बैंकों से ऑफलाइन कम्युनिकेशन किया है कि दे विल स्टार्ट देयर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो सारे सीबीएफ टेंडर को बैंकों ने फॉलोअप लिया और 1 अक्टूबर से एनपीसीआई का यूएटी स्टार्ट होने वाला है, आप हमें सॉल्यूशन दे दो तुरंत, ऐसा बोल दिया है। पिछले संवाद में भी इसके रिलेटेड डिस्कशंस आए हुए थे, और इसके लिए जो टेंटेटिव गो लाइव डेट है, वो गो लाइव डेट फिलहाल एनपीसीआई बता रही है कि 1 जनवरी 2025 है। जो ईमेल्स आते हैं वो ईमेल्स में उन्होंने ये डेट स्पेसिफाई की है, लेकिन इसका डेट के रिलेटेड कुछ सर्कुलर अभी तक नहीं है, बट देयर इज रिटन ईमेल कम्युनिकेशन फॉर द गो लाइव डेट। तो अभी आप लोग जो सीटीएस सिस्टम यूज करते हो, जिसे अरिस्टा बोलते हैं हम लोग, अभी वो अरिस्टा बंद हो गया, उसकी जगह पे वो डिपार्टमेंट का नाम हमने ईएम टेक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऐसा नाम रख दिया है। तो ये जो अरिस्टा का सीटीएस मॉड्यूल है, वो अभी एमटेक का सीटीएस कहलाएगा। दो 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 मॉड्यूल्स हैं इसमें, एक तो ये एमटेक का सीटीएस का मॉड्यूल, इट इज एज लाइक एज गुड एज अरिस्टा ओनली, और दूसरा सीबीएस मॉड्यूल में जो हमें वो फाइल्स इंपोर्ट वगैरह करनी है, उसके लिए वो सीबीएस फंक्शनलिटीज में हम कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि क्लियरिंग इनवर्ड और उसका रिटर्न आउटवर्ड, उसके लिए जो कुछ प्रोग्राम के लॉजिक्स है, इनवर्ड फाइल प्रोसेसिंग का लॉजिक है, वो चेंज कर दिया है। सो वी हैव कम अप विद सॉल्यूशन, आवर सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट इन द सेंस इट इज रेडी ओनली, और उसका टेस्टिंग वगैरह भी हम लोगों का पूरा हो गया है। तो ये सॉल्यूशन बनाने में हमें जो एफर्ट्स लगे, उसमें क्लियरिंग इनवर्ड प्रोग्राम और रिटर्न आउटवर्ड प्रोग्राम के फाइल के लॉजिक्स हमें काफी चेंज करने पड़े। उसके जो फाइल फॉर्मेट्स है, उसमें डेट, टाइम स्टैम्प, साइकिल नंबर, यूनिक सीरियल नंबर वगैरह वगैरह जो उन्होंने मैंडेटरी किया था, वो सारा इनकॉर्पोरेट कर दिया है हम लोगों ने। और जो रिस्पॉन्स कोड्स है, पॉजिटिव कंफर्मेशन के लिए 00, ये डीम्ड अप्रूवल के लिए 99 रिस्पॉन्स जो इनवर्ट क्लियरिंग में आएगा, ये सारी चीजें हमने हमारी प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट कर दी है। सेम वे क्लियरिंग आउटवर्ड और उसका जो रिटर्न इनवर्ट रहेगा, उसके लिए भी जो प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस है,
आउटवर्ड फाइल प्रोसेसिंग का लॉजिक रहेगा, रिटर्न इनवर्ड प्रोसेसिंग फाइल का लॉजिक रहेगा, उस पे जो रिस्पॉन्स कोड्स रहेंगे वो सारे हम लोगों ने हमारे प्रोग्राम्स में अभी एमटेक सीटीएस सॉल्यूशन में और सीबीएस में चेंज कर लिए है, सिर्फ वो डिप्लॉय करना बैंक के साइड पे पेंडिंग है। सो वी आर रेडी टू ट्रांसफर। अभी ये जो सीटीएस क्लियरिंग है कंटिन्यूअस, इसके आगे जाके ये जो विजन 25 डॉक्यूमेंट या एनपीसीआई का जो डॉक्यूमेंट बोलता है, आगे जाके क्या हो सकता है, इसके आगे सीटीएस का क्या होगा? तो देखो, ये सीटीएस का आगे जाके रिजर्व बैंक और एनपीसीआई ये मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड भी मॉड्यूल बना सकता है। तो ये जो है फ्यूचर स्कोप हम बता रहे हैं, फिलहाल ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना है, लेकिन इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, हमने हिस्ट्री देखी, हमने अभी कंटिन्यूअस क्लियरिंग देखा, तो आगे जाके ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग का मॉड्यूल सिस्टम कैसे कन्वर्ट हो सकता है, उसका थोड़ा सा फ्यूचर स्कोप मैं बताऊंगा कि इसमें ये फुल डिजिटल इंटीग्रेशन हो सकता है, उसमें मोबाइल एप्लीकेशन, रियल टाइम अपडेट्स वगैरह, ये सारा फैसिलिटीज के साथ भी आगे जाके ये मॉड्यूल आ सकता है। दूसरा चीज, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात की, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स वगैरह, चेक टैम्पर्ड है कि नहीं, वो जो आइडेंटिफाई अभी एनपीसीआई का सीसीएच का जो मॉड्यूल है, जो ये क्लियरिंग का प्रोसेस करता है, वहां पे ही ये फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम आ जाएगा और वो आगे जाके एनहांस हो जाएगा और उसका बेनिफिट हम बैंक्स को मिल जाएगा। और तीसरी चीज है कि जैसे चेक्स है, उसी हिसाब से जो ईसीएस मैंडेट्स है वगैरह, अदर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके लिए भी ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग का कंसेप्ट आगे जाके आ सकता है। तो फिलहाल मैंने सीटीएस क्लियरिंग के बारे में, व्हाट इज द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसके बाद सीबीएस वेंडर से व्हाट इज एक्सपेक्टेड, बैंक की साइड से क्या एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। सो आई एम डन विथ माय प्रेजेंटेशन। तो गिरीश सर ने जैसे बोला कि हर संवाद में हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट राइट इट डाउन और यू कैन मेंशन इट इन चैट एज वेल। So meantime, what I will do, will hand over this session to yes sir. Girish sir, yes sir. बनकर जी, हाँ, आप सुन पा रहे हैं? Yes, you are audible. अभी हम आपके लिए 2 क्वेश्चन आए थे, बट हम लोग जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में होगा तब हम आपको जल्दी से आंसर देंगे। पहले हम क्लाउड वाला सेशन खत्म कर लेते हैं। Yes. So shall I hand over to Vaibhav sir or directly Praveen? Okay, over to you, Vaibhav ji. Okay. So Vaibhav ji, over to you. Thank you. Yeah, Vaibhav ji is going to start. Yeah, go ahead. Yes. Thank you, बनकर जी और गिरीश जी। ये आज का जो सेशन है उसमें हम क्लाउड एंड इंफ्रा की रिगार्डिंग बहुत सी बातें करने वाले हैं। इसमें एम्पावरिंग बैंक्स विद स्केलेबल, सिक्योर एंड सस्टेनेबल क्लाउड सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। मैं वैभव देशपांडे, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टीम और पार्टनर इकोसिस्टम टीम की तरफ से प्रेजेंट। वैभव जी, आप म्यूट पे है तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी मैं प्रेजेंट कर रहा था। सॉरी, आई एम ऑडिबल? Yes. Please go ahead and finish fast. सॉरी, थैंक यू बनकर जी। और ये हमारे आज के टीम, आज का जो हमारा सेशन है क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। एम्पावरिंग द बैंक्स विद स्केलेबल, सिक्योर एंड सस्टेनेबल क्लाउड सॉल्यूशंस, इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो मैं वैभव देशपांडे, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्टनर इकोसिस्टम के से बात बोल रहा हूँ, और मैं लगभग 21 ईयर से लिस्ट में वर्कआउट कर रहा हूँ इसी डिपार्टमेंट से।
तो मेरे टीम मेंबर्स अविनाश माड़ी, पवन इचलकरन जी और प्रवीण पीसे भी मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं 15 ईयर्स से। तो हमारा इस मोटो यही है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग बैंक्स है उनका और उन्हें empowering banks with scalable, secure and sustainable cloud solutions, schemeless infrastructure and trusted partnerships। तो इसका मतलब यही है कि हम सभी बैंक्स को उनका सॉल्यूशंस जो हम प्रोवाइड करें वो प्रॉपर हो, सिक्योर्ड हो। तो वो जो हम सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे वो सस्टेनेबल भी हो और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्कीमलेस हो। तो इसके रिगार्डिंग ही हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद क्लाउड नेटलैब क्लाउड के साथ हमने की है। उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। हमारे साथ बैंकिंग उद्योग का समर्थन करने के लिए नेटलैब क्लाउड के साथ हम वर्कआउट कर रहे हैं। नेटलैब वित्तीय क्षेत्र में के लिए अनुकूल समाधानों के लिए माहिर है और जो बैंकों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को भी समझता है। उनका भी और एक अच्छा वाला फीचर्स है कि अत्याधुनिक नए वाले जो ढांचे हैं वो उच्च उपलब्धता है और नेटलैब के संचालन में लगभग 99.7 अप टाइम के साथ हम वर्कआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग भी उनका सुरक्षा ढांचा वो एक अच्छी तरह से वर्कआउट करते हैं और उनके डेटा सेंटर जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैंक के मानांकनों को भी के साथ वर्कआउट करते हैं। तो अब तक हमने लगभग 24 बैंक्स यानी कि 24 बैंक को हमने नेटलैब क्लाउड के साथ वर्कआउट किया है और वो अच्छी तरह से लगभग कुछ बैंक्स जो है लगभग 8 या 9 साल से वर्कआउट कर रही है। तब से हमारी ये पार्टनरशिप वर्कआउट है। अब तक हमने 24 बैंक्स अभी यहाँ पे वर्कआउट है। तो ये 24 बैंक्स में कुछ सभी का अलग अलग तरीके से वर्कआउट है। कुछ बैंक्स ऐसे है कि 1,500 करोड़ के आगे है, कुछ बैंक्स को 110 ब्रांचेस के आगे है, कुछ बैंक्स को ऑपरेटिंग मल्टीपल चैनल्स है, उनके मल्टीपल वेंडर्स है, एटीएम्स है, क्लाउड मशीन है, सॉरी सीडीएम मशीन है, कैश डिपॉजिट मशीन है, ऐसे बहुत से वर्कआउट है। एडिशनली अभी हम रिसेंटली हमारा जो वर्कआउट चल रहा है वो 7 प्रोजेक्ट्स अभी पे हम काम कर रहे हैं। वो करंटली उसमें वो इम्प्लीमेंटेशन है और वो लगभग 1 या 2 महीने में वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब तक का ये वर्कआउट है। अब तक ये उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी के लिए मैं प्रवीण एवी जी और उनके टीम को मैं ये हैंड ओवर करता हूँ। तो प्रवीण जी थैंक यू। वो पूरा प्रवीण जी हमें पूरा डिटेल में ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटलैब में कैसे वर्कआउट होता है और वो कैसे हमारे लिए सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। Thank you. Over Thank to you, you, Vaibhav. Praveen ji. Thank you, Vaibhav ji. Hope I am audible. Yes. Thank you. Let me share my screen. Hope my screen is visible to everyone. Yes. Yes. Yeah. You. Okay. And as Vaibhav ji said, today I am not talking about, see, पहली बात मेरा हिंदी इतना खास नहीं है और so I prefer to talk, I will try to talk in Hindi and English because मैं हिंदी में बात किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सबको, मुझे भी आप लोगों को भी। so इसलिए माफ कीजिए, कुछ गलत आ गया प्रोनाउंसिएशन में, ग्रामर में कुछ मिस्टेक आ गया तो माफ कीजिए पहली बात। So we are talking majorly about unlocking the future of banking and financial services with cloud. When we talk about a cloud, here we are not talking about the public cloud. I will tell you why the reason of not a public cloud is acceptable solution for a banking
wherein we will have a banking cloud. We can call it as a banking cloud where we know the location of the cloud where it is. So when we talk about the cloud, our major focus area will be the security, the cost, the scalable solution, because now we were talking about new technologies, new modules that is coming into the picture. So we will be addressing all that as a cloud solution. Now moving into the next slide. This is our today's agenda. We will cover it up as soon as possible. I will not take much of your time. We will be talking about what are the challenges in cooperative bank and credit societies if they are going to maintain on-premises data center to run their IT, cloud adoption trends in the banking sector, what is the current trend that is going in, what is the benefits of cloud for cooperative banks and credit societies, what is the importance of NOC and SOC operations, addressing the challenges through the cloud adoption, enhanced customer experience, robust security aligned with RBI compliances. We will little bit talk about how RBI compliances, how the cloud is aligned with that, how to begin the cloud adoption journey. A small discussion on how we can move from or how we can help you, including the Vaibhavji team and the NetLabs team or any other cloud team that is coming in, how we can help you to move from your on-prem without much interruption in your business. And success story. So here, again, I have put one small success story. I've not put a lot of success stories or anything, just to show this is what it is, and we will have a conclusion on to it. Now, when it comes to the challenges, when I say challenges in IT operations, the major challenges that comes to every bank that manages their own data center or their own server is that the legacy systems, outdated system we can say, थोड़ा पुराना हो गया, उसमें नया application डालने के लिए कोशिश किया, or that application is not compatible with the hardware that we are using. So that is always a challenge of almost every cooperative bank or cooperative societies in which we have done the studies. And fraud and mismanagement. Now, if the data is not secure, now when I say data secure, it is not just putting the tools into the system. We will have antivirus software, we will have SOC tools, we will have everything add on into our servers. But if there is no physical security, wherein night somebody came in and connected a pen drive and started copying the data, or through the system, if it is not on a controlled environment, you logged in into the system, you did the fraud into that. Now, recently, if you all aware of this incident wherein in Kerala, one of the, I believe it is Muthoot Finance, one of the manager started transferring money. She has almost transferred around 20 crore rupees into different account of hers from a disabled loan account. That is what I understood, right? Because it is not properly managed and maintained or not properly secured. That is where the regulatory compliance is coming in. Now, because RBI has started tightening the regulatory compliances for every bank that comes under RBI. You will have to have SOC in place. You will have to have a DR in place. You will have to have rollback access in place. The data has to be localized. The data has to be separated. The data management needs to be done. Right. So all these management part needs to be done. So that is a big risk for every credit cooperative societies or a cooperative bank, like limited customer reach and digital access. Now, we will connect that with our outdated legacy system. When you have a legacy system in place, how are we going to implement the new trend that is coming into the market? Now, everybody is talking about automation. We want to do a lot of automation stuff into the banking industries also, or there are automation things in place, and we can happily see that MTech team is working towards to it,
right? Our MTech team in LIST is already working on doing a lot of automation into the banking structure. So for that, we need to have the hardware support at the background to support our new technology that is coming in. And we governs structure. There is no governance at all. Then, and when you have all these issues, RBI comes and start putting penalties to each and every bank. So we don't want to have that coming in. Operational challenges. We need to have expertise to manage. We need to have HVAC in place. We need to have power in place. We need to have ACs in place, generator in place, UPS in place. So when it comes to all these things on an on-prem management, it is always tough for a bank to manage all these things. Then it is always, do you want to adopt it, right? If you have the right technology, if you have the right hardware in place, it is always easy or it is always fast to make a decision. I want this particular feature need to be incorporated into my banking. If a new feature that is coming in, a new module that is coming in, just now we were talking about the check clearance system, right? There are some features that if we wish or not wish, we may have to adopt it because RBI is telling us to do it. So in that cases, if the hardware is not in place, if the hardware is not supported, then we will not be able to take any decision onto it. So that will always make our decision slow. Then it is the biggest things in the market. Cyber security risk. It is never, or the people who is on the management side of it, when you have an on-prem data center, they will always have a sleepless nights thinking that is my data secure? Can I sleep peacefully? It's the end of the day, you go back home, हमको आराम से नींद मिलना है. उधर ये साइबर सिक्योरिटी वाले लोग आएगा, उधर वो हैकर्स आएगा, हमारा सिस्टम के अंदर घुस जाएगा. कैसे घुस जाएगा? बिकॉज आवर सिस्टम्स आर लेगेसी. हम लोग कंप्लायंसेस के बारे में उतना सोचता नहीं है until RBI comes and audit us. ऑन प्रेम में अच्छा ठीक है चलेगा, अभी RBI आने दो, उसके 1 मंथ पहले मैं पैचिंग करूंगा. इट्स नॉट दैट. हमारा सिस्टम ऑलवेज सिक्योर होना चाहिए, हमारा सिस्टम में ऑलवेज सिक्योरिटी फीचर्स होना चाहिए, वो अप टू डेट होना चाहिए. नहीं तो कुछ तो लूप होल्स बना के हमारा हैकर्स विल कम इनटू द सिस्टम, दे विल टेक आउट द डेटा, then they will ask you for money to give back you the data, and it is also not sure that they will give you or not. So these are the major challenges that we have come across when we spoke to different people, where we involved those banks to move their data into the cloud. So this is common. This is common with every financial institution that we spoke. So what is the trend now? In spite of all these things, a lot of banks, globally, when you are looking at it, 50% of the banks started moving towards a private cloud or a banking cloud kind of a concept. Why? Because they do not want to spend money on maintaining their own servers, their own data center. It is a huge spend. That money they will invest in other core banking system and move on. What is the benefits of moving into banking cloud, right? So when we talk about that, हमारा enhanced availability and reliability. Sorry. And what is that? Every cloud operator will provide you 99.9% of uptime. That means एक साल में आपका पूरा डेटा सेंटर डाउन हो गया तो वो भी 5 मिनट के लिए डाउन हो जाएगा और 10 मिनट के लिए डाउन हो जाएगा. उतना ही, पूरा साल का बात कर रहा हूँ, राइट? बिल्ट इन रिडंडेंसी. द क्लाउड में क्या होता है कि आपका सर्वर्स आर ऑन ए रिडंडेंट और हाई अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा. तो एक सर्वर डाउन हो गया तो भी आपका VM स्टिल विल बी रनिंग. अभी हार्डवेयर है, कुछ भी हो सकता है.
ये बैंक will not be able to afford to create a cluster because एक सर्वर के लिए आपको लगेगा 25 लाख रुपीस, मैं आई एम ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ। ऐसा 3 सर्वर डालना पड़ेगा आपको एक क्लस्टर बनाने के लिए, उसके ऊपर आपको उसका सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, दैट इज वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर आपको स्टोरेज लेकर आना पड़ेगा। So there is a lot of component that goes into it to make sure that our servers are always available to us. Then another benefit is every cloud provider comes with a 24/7 monitoring and support. That is, we call it as a knock and SOC operations, right? So क्या होता है, हमारा servers will be always under monitoring. So if कुछ alert आ गया, कोई suspicious activity हो गया, immediately the engineers will get an alert. और कुछ भी नहीं हुआ, आपका RAM utilization बढ़ गया, application utilization बढ़ गया, CPU utilization बढ़ गया, और storage almost full हो गया. So before that makes a disaster, there is a team who will always make sure that the server is always available to us and every issue is addressed on time. So that is the help that we get with 24/7 monitoring and support. Then when we talk about the banking cloud, we are more focused on the compliances, the performance, the compliance and availability. प्रवीण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yeah, so if you could do this a little faster, then it will be really helpful because we have got a question and answer session also coming up. So would Okay. you please complete this by about next 10 max 10, 15 Yes, minutes, please? yes, I'll do that, sir. Yeah, thank you. Yeah, thank you. So we talk about RBI compliances because all the private cloud or banking cloud that we have is completely adherent to entire RBI compliances. We will also see that what are the things that is coming in. And I believe when it comes to the critical or mission critical or people's data, we always believe in never trust, always verify. That is the mantra that we always carry when there is someone getting access to the system. That means to every system, we will make sure that the least privilege will be given to the people. That I am talking about onto the server when they access. And if there is a request comes in to have a privileged access, we will make sure that who is the person who is requesting for it, who is approving it. Based on all these things only, we will make sure the access will be given for a certain period of time. Then there will be a regular security audits that to meet our RBI compliances. And the major factor is reduced capital expenditure. Bank need not to invest money upfront to build the servers. Here it will be done by the cloud provider, and for the bank it is always an OPEX model. That means there is a flat rate. They pay only for the resources that you will use. It is always predictable per month. Every month we are not going to increase it, right? There are certain months we say, okay, we want to increase that RAM in for 2 months. Okay, go ahead and increase it. Then after 2 months, you want to reduce it, go ahead and reduce it. You have that flexibility. And you have reduced over IT head. You need not to worry about your IT administrators. You need not to worry about an expertise in IT. With limited IT expertise, you can run your bank. Consolidate licenses. You need not to worry about your licensing option. Everything will be covered by your private cloud provider or the banking cloud provider. Automated updates. That is what I was talking about. Keeping the system always up to date. We will make sure the system, the core component of the systems always are up to date and we are always secure. Then the compliance management. Sorry. Okay.
Now, when it comes, this is what I was talking about, on-demand resource update to scale computing resources, right? Whenever you required, you just have to request it for a 2 GB RAM increasement for 2 months, then later on you reduce it. So all that functionality will be always available. Then rapid deployment, any new feature that is application team is coming up or any new feature that is bank has to implement, we are always ready. There is always a rapid deployment option available with the cloud option, future ready infrastructure, right? It is the infrastructure is always ready for the future deployment. Now you are bringing some generative AI kind of a application stuff into banking environment. We can have that ready because our system is always ready with that. Now you want a GPU coming in, we have a GPU in place. You have no more storage coming in, we have that in place. So every requirement or every future requirement will be ready with the cloud provider. Then the major part is automated backup. So you need not worry. You configure the backup, schedule the backup, you will start getting the alert of your backup. Is it successful? Is it failure? If it is failure, there is a team who address that, we troubleshoot it and make sure it is always backed up. Then we will have faster recovery options because of the tools that in place. We can recover immediately. We can recover within 5 minutes. We can recover in 30 minutes. So it depends on the size of the VM, depends on the size of the data. It will vary, but there is always a faster recovery options. Then since the cloud provider or the provider has to manage all these things, they will also have an expert IT support team at the back end to do all these functions, so that it will reduce your IT overhead, to reduce your worry about your IT, to reduce your worry about your servers managing and all that. And then what bank can do, this is our major aim for every bank. You give us the data, we will manage it. You focus more on your core banking operation. You go to more customers, you get more customers. You implement new features into it. We will manage your servers and we will manage your data. So that's our major benefits of having a cloud adoption. Now, when it comes to the importance of the NOC and SOC, without this, or this is the core or the backbone of every cloud operation that comes in, wherein 24/7 monitoring happens here, 24/7 system monitoring happens here, 24/7 security monitoring happens here, and your network issues will be resolved, your system issues will be resolved. There is always a team who works at the back end to support all your operational issue when it comes to servers and the network. So what are we addressing actually through the cloud? What are we trying to do with the cloud? How are we helping the cooperative banks and cooperative society through the cloud? Is removing the legacy system, your data security concerns, your cost adoption, wherein you need not invest anything upfront, your maintenance activities, and you will have always a scalability and flexibility options. Your downtime will be less, uptime will be more, as Vaibhavji was mentioning rightly, 99.97% is the uptime that most of the cloud provider will provide you. Then there is always a business continuity because we are also with DR in place. And you need not to worry about, do I need to have a very good expert in my bank to manage my firewall? You need to have only limited expert. Our NOC SOC operation team will definitely help you with all these activities. So what are we trying to do? We want every bank to have enhanced experience through the cloud operations, right? What are we trying to achieve? We provide you the faster services. We provide you the 24/7 availability. We provide you the personalized banking. Now, when I say personalized banking, here it is about the bank who can have their own structure of banking on the cloud. You will have your own place in the cloud to have this. So it is data is separated, your network is separated, your servers is separated, and you will have a personalized banking experience when it comes to the cloud.
Now, what is RBI is talking about? Now, I was telling in the beginning, why can't we consider, I have 3 minutes, I will finish it in that. Why can't we consider, or why don't we consider, or not too good to consider a public cloud? Because when you talk about a public cloud, RBI clearly says that data has to be localized. Now you go to Amazon or you go to Azure and ask them, where is my server? They will say it is in North India, South India, or it is in East India. They will not tell you, or you will, if you go and ask them, give me the data center address where my servers are hosted, they will not be able to tell you. But when it comes to a cloud provider or a banking cloud provider or a private cloud provider, if you ask them where is your data is hosted, I can tell you my primary data center is in Bangalore and this is the address. You come and visit. I can tell you my DR is in Mumbai and this is the address. I can clearly tell you that the data is always localized. It is never moved out of India. But Amazon says it is in this place. I am not saying that Amazon is bad. Okay, Amazon is very good. Azure is very good. GCP is very good. But when it comes to compliances, this is the term that you will have to tell to RBI that in Amazon, this is where we have hosted. This is the place we have. It is in North India or East India, not where you will have a control to it, right? Audit rights. So any public cloud that goes into it, what happens is you will have to pay extra money to get it done, all these things, including your data transfer. For data transfer, for incoming and outgoing also, you will have to pay. Here, when it comes to a private cloud provider, they will not charge you for an incoming and outgoing data. On the network I'm talking about, then the regular compliance audits that happens, because every provider will have their own CISO in place, their own security team in place. There will be a compliance audit internally happens. There is a compliance audit externally happens. So all these things happens along with your cloud support. Then, as I told you, never trust, always verify. When it comes to the data, that is the things that we also follow. We call it as a zero trust security model. That is no trust. We will never trust anybody when it comes to the data, because the data contains people's money, and we will make sure that the data is always safe and secure and it is validated before anybody is getting access. So how we can actually adopt the cloud, or how we can do the journey? It is very simple, 3-phase part of it. We can have detailed discussion if it is really required. There is an assessment phase, then there is a migration and integration phase, then there is a training and support. So 3 simple phases to adopt a cloud. It is not that rocket science. It is a very simple steps that we can do it. Do an assessment. The team will help you to do the assessment. Then we will plan for the migration. Then we will do an integration or proper cutover and migration. Then we will also provide you the training on how do we operate it. So this is a simple case study that I put, because this is recently that we have done, and we have also confirmed with the bank on this. Wherein you take an example of Panchaganga Bank, right? They have their overall cost and operational cost from on-prem to move into cloud is reduced to 30%. But again, we have not done a proper calculation of this. This is an overall price that we have taken. If you take the breakdown of all these things, it will be more than that. I am very much sure. So when it comes to the cloud, when it comes to the conclusion, right? So when it comes to the cloud, always remember technology presents immense opportunity and cooperative banks and for the credit societies. So you can think of adopting new technologies. Now tomorrow cooperative banks wants to implement internet banking, right? So we are ready to do that, or there is an infrastructure ready to do that.
and your financial operational cost will be very less, because you are very much clear that what you are paying for what you are using. It is very flat rate. It is very clear cut rate into that. The future of banking is the cloud. So it is time to start. If you have not started thinking to move into the cloud, please start doing that. Do not worry about your hardware. Do not worry about your data. It is only the time that you have to spend with the cloud team to make you understand how easy to move and what are the features that you are getting when you move into the cloud. Thank you very much, everyone, for your time and the patience. I really appreciate Girish ji and the team to give me this opportunity. Thank you, everyone. Thank you, Praveen ji. It was very nice. अगर किसी को क्लाउड के बारे में भी कुछ और जानना है तो आप अपने क्वेश्चन चैट में डाल सकते हैं. अब तक का जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जाएंगे और जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वो हम जैसे पूछे गए थे वैसे आंसर देंगे. आनंद जी ऊपर जाइए थोड़ा सा. तो पहले पॉइंट था, मुझे लगता है ये पॉइंट तब आया जब बनकर जी बात कर रहे थे और कंटिन्यूअस क्लियरिंग के बारे में बात हो रही थी. तो बनकर जी आप कॉल पे हैं? यस सर. हाँ, तो क्वेश्चन मनीष पुजारी जी का है और वो पूछ रहे हैं कि whether system will allow for the debit balance in this case. So I think it was very specific point and a specific slide. So can you respond to that question now? Yes sir. तो ये जो डेबिट बैलेंस होगा, दिस इज रिगार्डिंग द डीम्ड एक्सेप्टेंस. इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 3 hours, system will treat it as a deemed acceptance and the money will go out from our sponsor bank account. So in this case, bank has to recover it from client. We do not provide any facility to debit the to freeze the account or to उसमें क्या होता है कि वो 0 से नीचे बैलेंस जाएगा, ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन हम करने अलो नहीं करते सर. अब जितना बैलेंस है अकाउंट में उतने लेवल तक ही वो फ्रीज करके रख के बाकी का अमाउंट दे कैन रिकवर इट फ्रॉम द कस्टमर. तो उसमें डेबिट बैलेंस होके वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने का फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन आवर सीबीएस. इन शॉर्ट हम लीन नहीं कर सकते ये उतना अमाउंट. मनीष जी आपको अगर क्लैरिटी मिल गई है या आप अगर फिर इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. ठीक है. तो हम अगले वाला क्वेश्चन उन्हीं का है, हम उसके बारे में जाएंगे और पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट डीम्ड एक्सेप्टेंस. So I think this question relates to the earlier question only. So there is no need for further clarification on that because debit balance means customer के अकाउंट में बैलेंस नहीं है और डीम्ड एक्सेप्टेंस हो गया क्योंकि बैंक ने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो इट्स अ बैंक्स लॉस. बैंक हैज टू डू रिकवरी फ्रॉम द क्लाइंट. जैसे ही उसको अकाउंट में पैसा आ जाएगा वो टाइम पे वो रिकवर कर सकते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है वो इट रिलेट्स टू द अर्लियर क्वेश्चन ओनली. सर ये इसके रिलेटेड अगर ठीक है बैंक की गलती से हो गया लेकिन अभी पॉसिबल नहीं, सिस्टम में अभी पॉसिबल नहीं है पैसा उसकी तरफ से आने के लिए, तो डेन रुका रहेगा या कैसे करेंगे फिर? ये जो है ना ये आपके रिकंसिलेशन में आ जाएगा. वो आपका स्पॉन्सर बैंक ये रिकंसिलेशन का बात नहीं है सर. समझो अभी आज डीम्ड अप्रूव कर दिया और कस्टमर इज अनेबल टू पे द अमाउंट बाय टुडे. इन दैट केस देन वैसा ही रहेगा या क्या करेंगे उसको फिर? यस वैसा ही रहेगा क्योंकि वो डीम्ड एक्सेप्टेंस है, उस अकाउंट को हम लोग डेबिट बैलेंस तो नहीं जाने देते. तो डेंड नहीं होगा फिर उस दिन का? नहीं डेंड होगा क्योंकि आप उसका एक तसलमत क्रिएट करके वो पोस्ट ये रख सकते हैं. तो मनीष जी इट इज एज गुड एज व्हाट वी आर डूइंग इट फॉर करंटली फॉर ईसीएस मैंडेट. ईसीएस मैंडेट का अगर डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाता है वो टाइम पे जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं वो सेम टाइप का अकाउंटिंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा. वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग डे एंड फॉर दैट.
लेकिन अभी आरबीआई तो बोलता है इंटरनल अकाउंट का पॉलिसी होना चाहिए, तसलमात ऐसा कुछ अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, ये भी आरबीआई का नॉर्म है, उसका क्या करेंगे फिर? तो उसके लिए स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी डिफाइन करो। कैश जैसे शॉर्ट आती है, कैश शॉर्ट आने के बाद कैशियर को जैसे पैसा भरना पड़ता है, वो टाइप से ऐसे ट्रांजेक्शन का भी पैसा भर के लो। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन व्हाट करंटली बैंक्स आर फॉलोइंग। ठीक है। ओके, उसके बाद क्या भूषण जी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोविजन फॉर रिकॉल चेक, maybe it's again relating to the continuous clearing. तो इसका आंसर मैं देता हूँ। ये रिकॉल वाला जो फैसिलिटी है, वो सेटलमेंट के पहले अगर रिकॉल कस्टमर के रिक्वेस्ट पे रिकॉल का रिक्वेस्ट आ जाता है बैंक से, वो सीधा क्लियरिंग हाउस के पास जाना चाहिए। वो ड्रॉई बैंक को भी इन्फॉर्म होना चाहिए। अगर तीनों राजी हो जाते हैं और वो सेटलमेंट के पहले है तो चेक को रिकॉल कर सकते हैं। अदरवाइज सेटलमेंट अगर कंप्लीट हो चुका है, वो 3 घंटे का सेटलमेंट साइकिल है, तो उसमें अगर वो प्रोसेस हो गया सेटलमेंट, देन देयर इज नो ऑप्शन टू रिकॉल दैट चेक। ओके, आई थिंक इट्स भूषण जी, अगर आपको कुछ और कुछ पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन था, कंटिन्यूस क्लियरिंग में एक ही कस्टमर के अगर मल्टीपल चेक्स आते हैं और इनसफिशिएंट बैलेंस रहता है, तो क्या बेस रहेगा विच चेक वी विल रिटर्न? मनीष जी, आप जरा फिर से क्वेश्चन दोहरा सकते हो? कंटिन्यूस क्लियरिंग में, इनवर्ट क्लियरिंग में समझो अगर एक कस्टमर का मल्टीपल चेक्स आ गया और इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से एक चेक रिटर्न हो रहा है, तो उसका क्या पॉलिसी रहेगा या क्या रूल रहेगा, कौन सा चेक रिटर्न करना है? जो चेक पहले आएगा वो पहले, सपोज अभी एक कस्टमर के खाते में 10,000 रुपया है, पहला चेक है 4,000 का और सेकंड चेक है 7,000 का। ओके, तो पहला चेक जो है आइटम सीक्वेंस नंबर के हिसाब से वो 4,000 का चेक पास हो जाएगा, 7,000 का ये हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहेंगे तो सीटीएस क्लियरिंग के प्रोग्राम में कौन सा चेक पास करना चाहते हो, उसका प्रोविजन हम लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है मनीष जी, अगर लॉजिकली देखा जाए तो इनवर्ड क्लियरिंग के लिए क्या होता है कि रिजर्व बैंक से हर चेक को डेट और टाइम स्टैंप आता है, तो डेट एंड टाइम स्टैंप के हिसाब से आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथोडोलॉजी से उसको चेक फर्स्ट आउट से ही हम लोगों ने किया है। तो अभी सॉल्यूशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ही है। टाइम स्टैम्प जिसका पहले वाला है वो चेक क्लियर करना है, टाइम स्टैम्प जिसका बाद में है उसको बाउंस करना है। अगर देखो पहला चेक बड़े अमाउंट का रहेगा और दूसरा चेक छोटे अमाउंट का रहेगा, वो जो पास हो सकता है तो पहला छोड़ के दूसरा चेक पास कर सकते हो। ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक, ओके। विक्रांत सर, भूषण बोलतोय। हा बोला। सर, आपल्या बॅच येणार आहेत आता, 1-1 तासाला बॅच येणार आहेत आपल्याकडे। बरोबर। तर त्यासाठी असं काही नोटिफिकेशन ठेवले का या बॅचचं टायमिंग संपत आले? 2 वाजता एखादा चेक आपला पाठीमागे राहिलाय बॅलन्स साठी, तर असं काही नोटिफिकेशन किंवा हायलाइटेड ठेवले का हा चेक आपला टायमिंग संपत आले? नाही, तुम्हाला 3 तासानंतर ना प्रत्येक बॅचचं कंपल्सरी हे द्यायचं आहे, रिटर्न द्यायचं आहे। नाही, रिटर्न देऊ आपण सर, पण समजा मी 10ची एक बॅच नोट केली, 11ची आणि 12ची 3 बॅच नोट केली, तर 10च्या बॅच मध्ये माझे चेक 2 राहिले तर टायमिंग संपत आले, तर आपल्या सिस्टीम मध्ये काय हायलाइट ठेवले का की ते 2 चेक हायलाइट होतील की टायमिंग संपत आले म्हणून? आपल्या सिस्टीम मध्ये तुम्हाला क्लिअरिंगच्या क्वेरी मध्ये हे 2 चेक पेंडिंग आहेत हे कळतं। हा, बरोबर आहे। ओके, आणि हे 2 चेकचं तुम्ही जर 2 वाजता समजा नाही दिलं आणि इकडून तुम्ही फाईल त्यांना पाठवत असाल, तर तुम्हाला तिथं आम्ही क्लिअर कट सांगितलंय एमटेक मॉड्यूल मध्ये की अजून 2 चेकचं मला ऍक्सेप्टन्स आलेलं नाहीये, तुम्ही काय करायचं, कंटिन्यू करायचं असेल तर ते डीमड अप्रूव्ड होऊन जातील, अदरवाईज तुम्हाला इथनं सीबीएस मधनं त्या चेकचं क्लिअर किंवा बाउन्स हे कंपल्सरी करावं लागेल आणि पुढे जावं लागेल। ते करीन सर, कंपल्सरी बाउन्स किंवा ते क्लिअर करायचं ते माहित आहे, पण आपल्याला टायमिंग जवळ आलं याच्यासाठी काय हायलाइट किंवा अलर्ट ठेवलाय का आपण?
की या नाही. सकाळच्या 10 नंबर बॅच 10 वाजताच्या बॅचचे 2 चेक पेंडिंग आहेत अजून. ओके. आता आपल्या 11-12 1 वाजता पावणे 1 वाजता आपल्याला ते पॉपअप किंवा काहीतरी आला पाहिजे की पहिल्या बॅचचे एवढे चेक पेंडिंग आहेत अजून म्हणून. सजेशन चांगली आहे, मी विचार करतो याचा आणि हे करतो. बरं ठीक आहे. ओके. अगला जो पॉइंट है या क्वेश्चन है कि हम ई मैंडेट कब इम्प्लीमेंट करेंगे. आई थिंक मैं इसका आंसर दूंगा टू अहमदनगर शहर बैंक की. तो जैसे हमने बताया शुरू में कि हमारे लिए अगले महीने के टास्क आइटम्स में ई मैंडेट भी एक है. जैसे कि मैंने अपडेट दिया ई मैंडेट के बारे में हमारी तरफ से जो भी एनालिसिस करना है ये सारे एनालिसिस हमने किया है और अभी हमारे लिए डेवलपमेंट प्लानिंग और डेवलपमेंट का जो वर्क इनिशिएट करना है ये हम शुरू करेंगे. हमें लगता है कि ये अगले महीने के संवाद तक सब कुछ रेडी हो जाएगा और बैंक के लिए रोल आउट करने के पोजीशन में हम होंगे या नहीं हमें अगले महीने के पहले तारीख तक पता चलेगा. तो हम आप सभी को उसके बारे में जिन बैंकों को अर्जेंसी है या स्पेसिफिक पॉइंट है वो हमें रीच आउट कर सकते हैं. हम इनके बारे में आपको जानकारी देंगे. फिलहाल के लिए वर्क इज इन प्रोग्रेस फॉर ई मैंडेट. यस अमरीन जी. सर इनिशियली आपने लास्ट मंथ का डेवलपमेंट बताया जिसमें आपने सोर्स कोड ऑडिट का कंप्लीशन मेंशन किया था. तो आप उसको शेयर करने वाले हैं या कैसा करने हैं? तो जो सिक्योर कोड ऑडिट का जो एक्सरसाइज हमने किया था जैसे मैंने बताया लगभग उसको करने के लिए हमें 8 महीने लगे और ये 13 वेंडर से किया जाता है जैसा आरबीआई का मैंडेट है. और उसको करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमारी जो है जो फॉर्म्स और रिपोर्ट्स एक तरफ है हमारे सारे एड ऑन जावा और एडवांस जावा में इम्प्लीमेंट किए गए हैं. ये सारा काम करने के लिए जितना टाइम लगा उतना कॉम्प्लिकेशन और उतना इन्वेस्टमेंट भी लगता है हमारी तरफ से. तो हमने ये रिपोर्ट करने के बाद हम जब इसका यूटिलाइजेशन हम सोचेंगे तो ये हमारी बेहतर क्वालिटी के लिए तो है बट अगर ये बैंक को चाहिए और अगर वो शेयर कॉस्ट में चाहिए तो उसके प्रोविजन हमारे पास है. तो ये बैंकों को एक के बाद एक बैंक को जो बैंक हमसे रीच आउट होगा उनको ये करेंगे. तो मेरा आपको ये सुझाव है कि आप हमें अभी क्वेश्चन पूछे हैं तो हम लोग आपको ये कॉल के बाद रीच आउट करेंगे और ये रिपोर्ट कैसे आप बैंक की तरफ से ले सकते हो और कैसे हमारी तरफ से ले सकते हो ये दोनों ऑप्शन आपको इसका इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा. ओके ठीक है सर. ओके ओके. और एक क्वेश्चन है जो अहमदनगर शहर से फिर से कि व्हेन टू स्टार्ट कंटिन्यूअस क्लियरिंग का टेस्टिंग. ओके जैसा हमने अपडेट में दिया कंटिन्यूअस क्लियरिंग के बारे में जो टेस्टिंग होगी हमने अपनी तरफ से सीटीएस मॉड्यूल और सीपीएस का जो काम है लगभग हमने खत्म कर दिया है. आजकल में हम सारे कस्टमर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और क्योंकि कभी टेक्निकली जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनका हर तरीके का जो टेस्टिंग होता है मानो HDFC हो IDBI हो थोड़े से चेंजेस होंगे जिसके बारे में हमें आपके साथ मिलके टेस्टिंग करते वक्त जो भी इश्यूज आएंगे हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा. तो हम बैंक हमारी तरफ से हम रेडी है. हम बैंकों को रीच आउट करेंगे जो कंटिन्यूअस क्लियरिंग के बारे में इंटरेस्टेड है और उनके साथ काम शुरू करेंगे और लगता है वो अगले हफ्ते से ही शुरू होगा. ओके अभी जैसे हम हर सवाल में बताते हैं कि यही मतलब सब कुछ अभी इसी सेशन में पूछ रहा है ऐसा जरूरी नहीं है. आपको अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरीज है कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. हमें ईमेल भेज सकते हैं जो आप और CMS में भी डाल सकते हैं.
तो हम आप सभी को इसके लिए थैंक बोलते हैं। अभी हम संवाद के अंत की तरफ बढ़ते हैं। मैं नासिक सर जी को आह्वान करूंगा और वो वोट ऑफ थैंक्स के साथ हम संवाद को समाप्त करेंगे। थैंक यू गिरीश सर, और सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद जो आपने हर तरह से इसी संवाद में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके जो मन में आ रहे थे वो बना हमसे पूछ के ये संवाद जो है वो बहुत ही इंटरेक्टिव किया, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद में नेटलैब की तरफ से प्रवीण शेट्टी जी और आए थे और उन्होंने हमें क्लाउडिफिकेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी कि कैसे क्लाउड वैलिडेशन है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, सिक्योरिटी कैसे रहते हैं, तो इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी उनसे मिली है। और आगे जाके अभी आपको कुछ भी इसमें इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम आपको देने के लिए तैयार है, हम दे देंगे। और गिरीश सर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने आपको जो पिछले महीने में जो हमने इनिशिएटिव लिए थे और जो नए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी और आगे जाके भी हमारे कुछ अगले महीने का क्या होना है इसके बारे में भी हमें अवगत करा है, तो मैं उनका भी आभार करता हूँ। और इसी तरह से आप लोग हमसे जुड़े रहिए और पार्टिसिपेट करते रहिए। और एक और भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस विषय पे हमारा कुछ आपके पास सुझाव है कि संवाद हमारा दूसरे कुछ सब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है या आप कर सकते हो, तो उसके बारे में भी आप हमसे सुझाव लोगे, हमें सुझाव दे सकते हैं और हम उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। हम इसके बारे में भी संवाद का एक सेशन हम रख सकते हैं। तो इसी नोट पे हम ये संवाद के इस सत्र को खत्म करते हैं और सभी को धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। Thank you.